हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे लर्निंग से संबंधित 30 क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि आपका 30 क्वेश्चन में से कितने जो है राइट यहाँ पे हुए हैं। यदि आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल है दी अर्थ के नाम से, वहाँ आप इसको फ्री एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे जाकर इसको जो है वो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो यहाँ पे देख लिया अगर वो नहीं है या है, यहाँ से कभी भी जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन है, प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया होती है, हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल ठीक वही बात होती है जिसको हम डायरेक्ट देख पाएँ। आत्मसातीकरण से तात्पर्य वह नया ज्ञान जिससे पुराने समूह प्रभावित नहीं होते, बिल्कुल ठीक बात है। समायोजन क्या होता है, किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्संरचना करना या उनको फिर रिक्रिएट करना या फिर उनको चेंजेस करना, बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों, ये तीनों सही हैं। और जो प्रतिवर्तीता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों को पहचानने की योग्यता को कहते हैं, तो बिल्कुल गलत चीज़ है दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन जो हैं यहाँ पे सही हैं और डी का जो है वो गलत हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड हिंदी 5 अगस्त 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा कथन टोमी टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो दी हैं उनमें से कौन सा नहीं है। जो हम पहले से जानते हैं, अधिगम उस पर निर्भर करता है। अधिगम विचारों की खोज न कि मात्र यांत्रिक तरीके से विचारों का संग्रह है। नए विचारों का उदय पुराने विचारों पर बदलाव व समाहित करने पर होता है। या फिर कंस्ट्रक्टिव जो रचनावाद होता है में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है। नहीं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस टीचर की जो है वो भी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये तीनों सही हैं और डी जो है वो गलत है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित होता है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के आपने नियम पढ़े होंगे। आत्मीकरण का नियम है, प्रभाव का नियम है, संबंधित परिवर्तन का नियम या फिर आंशिक क्रिया का नियम है। तो दोस्तों, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे फिर से नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है, इससे संबंधित कौन सा नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम सुकराती विधि का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है क्या ये? तो बिल्कुल सही बात है। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन को आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जब हम किसी प्रकार की डाउट हो जाती है तो हम उसके क्या करते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे शाखाएं बढ़ जाती हैं। कहानी शिक्षण में रेखीय अभिकर्मित विधा उत्तम कही जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। साक्ष्य अभिकर्मित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है। तो बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों, ये गलत है। यहाँ पे ये तीनों सही हैं। साक्ष्य जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती, रेख ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। सीखने के वक्र, अब दोस्तों लर्निंग जो कर्व होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे अभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली है, किसी और दिन जो है आपको यहाँ पे लर्निंग कर्व जो है पढ़ाएंगे। बिकॉज अभी जो केवीएस की एग्ज़ाम है नियर आ रही है, तो यहाँ पे जो है इतना टाइम मिला नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर किसी और कक्षा में अपन बात करेंगे इसकी। तो दोस्तों, सीखने के वक्र में कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में तो दोस्तों थोड़ा स्लो करता है और बाद में जो है तीव्र जो है लर्निंग करता है। तो ऐसा कर्व जो है को किस में बनता है, तो दोस्तों आपको बताना है। इसका जो है सरल रेखी वक्र, उन्नोत्तर वक्र, नतोदर वक्र या मिश्रित वक्र। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है, डायरेक्ट थिंकिंग। ठीक है, पूर्व निर्मित प्रत्ययों से, पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से या फिर समस्या समाधान से। तो दोस्तों, हम जो हमारे जो पुराने अनुभव एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी के ऊपर वर्तमान की वस्तुओं को हम देखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्षात्मक जो थिंकिंग होती है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है। तो पुनर्बलन जो सिद्धांत है हल्का है, ये आपको ध्यान करना है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, सूच तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन आपके सामने अनुकूल, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पुनर्बलन में सबसे ज़्यादा जो महत्व किस सिद्धांत का है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का, जो किसने दिया है, BF स्किनर ने दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड हिंदी 5 अगस्त 2020 को ये पूछा गया है। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है BF स्किनर के द्वारा दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। किसके अंदर, पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है जिसके अंदर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है गेस्टोल्ट जो शब्द है, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ किस भाषा से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जर्मन, इटालियन, लैटिन, स्पेनिश। तो आपको ये याद रखना है कि जर्मन लैंग्वेज है गेस्टोल्ट, ठीक है। तो ये ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में कौन से 5वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, यानी कि हायरार्की बताई थी, यदि आपने पढ़े हो तो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, ऐसे। तो उन्होंने ये यहाँ पे पूछा है 5वें स्थान पे आता है। यदि आपने अधिगम के ये जो गेने का सिद्धांत पढ़ा है तो ये आपको ध्यान आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, विभेद अधिगम, श्रृंखला अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो समस्या समाधान अधिगम जो है वो तो लास्ट में आएगा, और विभेद अधिगम जो है स्टार्ट में आ जाएगा। पहला जो है इसमें, और 5वें स्थान का कौन सा, विभेद, ठीक है। श्रृंखला जो है वो पहला शायद। तो दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार के किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड हिंदी 3 जनवरी 2020 को पूछा गया है। तो इसमें है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक भावनात्मक अनुक्षेत्र, भावनात्मक अनुक्षेत्र, भावनात्मक मनोगतिक अनुक्षेत्र। तो इसका जो है कॉग्निटिव जो है अनुक्षेत्र, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं, किसकी करते हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या किसकी करती है, अधिगम के उत्पन्न व्यक्त होने की प्रक्रिया का, कौशल अधिगम में वृद्धि के योगदान का, संज्ञानात्मक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का, या फिर अधिगम घटित होने की अभिप्रेरणा के महत्व का। तो दोस्तों इसको आपको बताना है, राइट ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया का जो है सिद्धांत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे युग्म जो है उनको मिलान करना है और इसका राइट ऑप्शन बताना है। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना जो है किसने दी है, संकेत अधिगम किसने दी है, क्षेत्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि। तो दोस्तों अंतर इनसाइट थ्योरी दी है किसने, ये बताना है आपको। तो इनसाइट थ्योरी जो है द में ये आ जाएगा। उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का हो गया, फिर संकेत क्षेत्र सिद्धांत कूट-लेविन का हो गया, और संकेत जो है टोलमैन का हो गया। तो दोस्तों इसका जो है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान करना है। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञान का अर्थ क्या है, यानी कि कॉग्निटिव क्या होता है। तो कर्म कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, बिल्कुल ठीक बात है। कर्म कार्य के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा और संप्रेषण कम्युनिकेशन के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, कर्म कार्य हम किस प्रकार का कार्य करते हैं और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना ही कॉग्निटिव कहलाता है, ये आपको ध्यान करना है। किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता। छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है। छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार निर्धारित करता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। राइट ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, ठीक है दोस्तों। हिंदी का क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान फिर से करने हैं, संज्ञानवादी अवधारणा और फिर उनके मुख्य जो प्रवर्तक हैं किन्होंने ये थ्योरी दी हैं, आपको ध्यान करना है। अभिग्राही अधिगम, सतही और गहन उपागम, स्वनियमित अधिगम, विकासवादी जो है सिद्धांत। तो दोस्तों आपको मिलान करना है। तो दोस्तों बी का जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि एक के अंदर सी। अभिग्राही अधिगम किसने दिया, ओसबेल ने दिया है। वहीं पे बी के अंदर द हो जाएगा, सही और गहन, सतही और गहन उपागम किसने दिया, फेरेंस मार्टन ने दिया है। वहीं पे सी के अंदर ये हो जाएगा और बी के अंदर पियाजे हो जाएगा। तो विकासवादी सिद्धांत पियाजे ने दिया था, स्वनियमित अधिगम बेरी जिमरमैन ने दिया था, ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची किसकी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, पर्यावरण, व्यक्ति, अवरोध या समायोजन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य का,
रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का, संज्ञानात्मक का, या फिर भावनात्मक परिप्रेक्ष्य का। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक। कंस्ट्रक्टिव परिप्रेक्ष्य का जो है वो सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया माना जाता है। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त किसका है? उपयुक्त है निरीक्षणीय व्यवहार के लिए, युवा बालकों के लिए, अनिरीक्षण व्यवहारों के लिए, या फिर कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों निरीक्षणीय व्यवहार के लिए जो है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संकल्पना व्यवहारवाद से संबंध नहीं है? तो दोस्तों मॉडलिंग जो है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी जरूरी है, विलोपन भी, शेपिंग भी, बट मॉडलिंग जो है उसका संबंध किससे नहीं है? संकल्पना व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक पुनर्बलक का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे उदाहरण है, तो दोस्तों यहाँ पे है भोजन। धन नहीं है, एक स्वर्ण पदक नहीं है, वेतन नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा संचालक ऑपरेंट व्यवहार का उदाहरण है? गैर अनुबंधित अनुक्रियाएं, समस्त प्रतिवर्ग क्रियाएं, तेज प्रकाश के कारण पल की झपकना, या फिर खड़ा होना एवं चलना। तो दोस्तों खड़ा होना और चलना जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, व्यवहार का उदाहरण है। फिर से जो है दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है कि उपयोग का नियम, मॉडलिंग का, शेपिंग का, अनुबंधित उद्दीपक ये किसने किसने दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलान करना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले में बी। पहले में क्या है? पहले हम आपको करना है बी, ठीक है। फिर दूसरे में ए करना है, शेपिंग जो है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से संबंधित है। वहीं पे सी के अंदर जो है वो है सी, यानी कि उपयोग का नियम जो है प्रयास और त्रुटि का जो है नियम कहलाता है। फिर है मॉडलिंग, तो मॉडलिंग जो है वो है निरीक्षणात्मक उपागम अधिगम, ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए निम्नलिखित किस संकल्पना के समान है? तो दोस्तों 4 जो है आपको ध्यान करना है। 3 जो है मुख्य नियम बताए, 5 जो है छोटे नियम बताए थे, किसने? थॉर्नडाइक ने। उनका जो सबसे संकल्पना के समान है वो प्रभाव के नियम के समान माना जाता है। किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है कहलाता है। तो दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का स्तर, संभावित विकास का स्तर, या फिर संज्ञानात्मक मानचित्र का। तो दोस्तों वास्तविक विकास का स्तर यहाँ पे माना जाता है। किसी समाज में वयस्क बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित तरीके से संपोषित करते हैं, यह दृष्टिकोण किसका है? तो ये वाइगोत्स्की का, जिसने भाषा मनोविज्ञान के ऊपर काम किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं, तो वो कहते हैं साम्यावस्था। तो ये आपको ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंच निर्माण या फिर स्पोल्डिंग की संकल्पना संबंधित है किससे है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको ध्यान करना है। पियाजे संज्ञानात्मक, ब्रूनर ने भी अलग दिया, स्किनर का भी क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो कूट लेविन ने दिया है, तल रूप जिसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान करना है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? त्रुटि और, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल ये किसने दिया है? प्रयास और त्रुटि, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के, मैंने यूट्यूब पे वीडियो इसका कंप्लीट डाल रखा है। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यह है कि नई अनुक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। सुदृढ़ीकरण से मीन्स है रीइंफोर्समेंट, ठीक है दोस्तों। तो पुनर्बलन द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा, विभेदीकरण उद्दीपक द्वारा और दंड द्वारा। तो दोस्तों सुदृढ़ीकरण होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, जिसको हिंदी में सही तरीके से बोला जाता है पुनर्बलन। तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। फिर से मिलते हैं दोस्तों 30 MCQ के साथ। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। दोस्तों वैसे मैंने ये क्वेश्चन जो है किसी बुक से उठाए हैं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैंने उठाए हैं, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो नियर बाई आ रही है और कई लोगों के पास जो है मटेरियल की कमी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना।